अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स हमारे इंस्पेक्टर एंड रेवेन्यू का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकली भी अगर देखें तो टैक्सेस के अंदर जब मैंने आपको इनिशियली फंक्शंस ऑफ एफबीआर पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि इनलैंड रेवेन्यू के 3 बेसिक टैक्सेस हैं जिनके ऊपर वो मेजॉरिटी उसके रिलायंस है। मेजर रिलायंस जो है वो 3 टैक्सेस पे है, जिसमें इनकम टैक्स था, सेल्स टैक्स था और एफईडी था। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो कंपैरेटिवली ईजियर है इनकम टैक्स से बनस्बत, और उनका जो नेचर है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स है और सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स हैं। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स बेसिकली इसको कहते हैं कि जिस पर्सन पे या जिस पर्सन का मैं वर्ड यूज़ करूँगा, बल्कि क्योंकि पर्सन हमारे टैक्सेशन के अंदर एक डेफिनेट टर्म है, बताया गया है उसको। तो जिस भी पर्सन को इंटेंशन होती है एफबीआर की कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ कि मिस्टर ए को टैक्स पे करना है, तो एफबीआर का जो इनकम टैक्स जो है वो इस तरीके से बना हुआ है, उसका जो टैक्स पेइंग का जो प्रोसीजर्स हैं और उसके जो मैकेनिज़्म है, बेसिकली जिस पर्सन को टैक्स लाइबिलिटी में या टैक्स नेट में लेकर आना है उसी ने पे करना है। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि ऑल्दो टैक्स जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे कर रहा होता है, यानी आप और मैं, हम लोग पे कर रहे होते हैं सेल्स टैक्स। लेकिन जो सेल्स टैक्स पेमेंट की शुरुआत होती है वो प्रोडक्शन से होती है, यानी कोई भी मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर जब प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है तो उस वक्त वो सेल्स टैक्स पे करना स्टार्ट करता है, और बाद में वो सेल्स टैक्स पास ऑन होते होते, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से और डिफरेंट जो बीच के अंदर इंटरमीडिएट्स होते हैं, इवन के रिटेलर को भी टैक्स पे करना होता है इन केस वो रजिस्टर्ड है। और तो मतलब सेल्स टैक्स में क्या होता है कि वो पास ऑन हो रहा होता है और अल्टीमेटली जो टैक्स का बर्डन होता है वो कस्टमर पे आता है। तो कस्टमर डायरेक्टली टैक्स पे नहीं करता, वो एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा होता है, और वो टैक्स जो है वो जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीद रहा होता है या सर्विस ख़रीद रहा होता है, अवेल कर रहा होता है, उसके अंदर उसकी प्राइस में इंक्लूसिव होता है। तो ख़वातीन अगर मेरी जो वीडियो सुन रही हैं उनको ये ज़्यादा मालूम होगा कि जब भी वो कोई ब्रांड के कपड़े ख़रीदने जाती हैं तो उसके ऊपर जो प्राइस टैग लगा होता है वहाँ पे रिटेल प्राइस में इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स लगा होता है, जीएसटी जिसको हम कहते हैं, वर्ड। और इसी तरीके से जो मर्द हजरात हैं उन्होंने भी देखा होगा कि जब भी वो कोई किसी ब्रांड पे जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, तो वहाँ पे जो रिटेल प्राइस में होता है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, यानी टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका होता है, प्रीवियस पर्सन ने पे कर दिया होता है, इसलिए वो रिटेल प्राइस के अंदर इंक्लूसिव जो है वो एक वर्ड ऐड कर देते हैं कि जो आपने प्राइस पे करनी है वो एक तो रिटेल प्राइस है, यानी वो कॉस्ट है जो कि पीछे से लगती हुई आ रही है उस प्रोडक्ट के ऊपर, प्लस जो गवर्नमेंट ने टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है रिटेलर से या मैन्युफैक्चरर से, वो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो लिहाजा 17% का जो सेल्स टैक्स होता है वो उस रिटेल प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है। अच्छा, अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट नेचर का टैक्स है, यानी फॉर एग्जांपल मिस्टर अहमद है कोई, तो गवर्नमेंट ये चाहती है या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहता है कि मिस्टर अहमद के ऊपर ही टैक्स लगे और उनके अलावा वो टैक्स ना कोई पे करे और उसका जो बर्डन है वो किसी और के ऊपर ना जाए। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या करता है कि मिस्टर ए की जो है वो टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। इनकम के मुख्तलिफ ज़राए होते हैं, ज़ाहिर है कुछ लोग सैलरीड होते हैं, कुछ अपनी काम बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनका डिफरेंट सोर्सेज होते हैं बिजनेस के, ठीक है। मैं उसमें भी नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट टैक्स काम किस तरीके से करता है। तो मिस्टर ए जो हैं, मैं मिसाल देता हूँ कि वो सैलरीड पर्सन है, यानी वो सैलरी से अपनी जो भी उनकी अर्निंग है वो कमाते हैं। तो अब एफबीआर ये चाहता है कि मैं मिस्टर ए को डायरेक्टली जो भी वो सैलरी कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगाऊं, ठीक है। तो फिर एफबीआर ने इनकम टैक्स का एक इंट्रोडक्शन कराया, यानी इनकम टैक्स जब हमारा वजूद में आया था तो उसका एक मेन पर्पज़ ये था कि जो भी टैक्स पेयर होगा, यानी एफबीआर जिसको चाहेगा उससे इनकम टैक्स वसूल करेगा, ठीक है। तो जब मिस्टर ए के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा तो उसकी जो पेमेंट की लायबिलिटी होगी, जिसको हम कहते हैं कि टैक्स लायबिलिटी बनेगी, वो मिस्टर ए की बनेगी। मिस्टर ए ये नहीं कह सकते कि मैंने जो सोर्सेज या मैंने जो सर्विसेज प्रोवाइड की थी एम्प्लॉयर को,
तो उसको टैक्स पे करना चाहिए क्योंकि वो मुझे सैलरी दे रहा है। नहीं जो अल्टीमेटली जो इंसिडेंस आएगा यानी जो बर्डन आएगा टैक्स का वो मिस्टर ए के ऊपर ही आएगा और वो डायरेक्टली अपनी जो भी उनकी इनकम आ रही होगी उससे देंगे। ठीक है, आई होप मैं आपको पॉइंट क्लियर कर पा रहा हूँ। देखें, जो भी हमारी सैलरी होगी या इनकम होगी उसके अंदर से जो शेयर हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जो शेयर हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे रहे हैं, वो हमारा टैक्स है। ठीक है, वो हम डायरेक्टली अपनी इनकम से जो टैक्स दे रहे हैं वो डायरेक्ट नेचर का टैक्स है। देयरफॉर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक डायरेक्ट नेचर का टैक्स आ गया। अब यहाँ पे जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए डिफरेंट रेट यूज़ होता है। नॉन सैलरीड पर्सन है यानी जिनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं पे जॉब करके सैलरी भी कमा रहे हो, लेकिन जो उनका मेजर चंक आ रहा है सोर्स का वो किसी और ज़राए से आ रहा है, तो वो नॉन सैलरीड के केस में आ जाते हैं। इसी तरीके से कुछ कंपनीज़ होती हैं, कंपनीज़ भी जो है वो अपना इनकम जनरेट कर रही होती हैं, और इनकम जनरेट करने के बाद अगर आप में से मैं होप करता हूँ काफ़ी लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं कंपनीज़ की, उसके अंदर एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हमारे पास अमाउंट आ रहा होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो अमाउंट होता है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कंपनी ने तमाम तर जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो निकालने के बाद रेवेन्यू से एक अमाउंट आ जाता है जिसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, और उस अमाउंट के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में और टैक्स प्रॉफिट में मुख्तलिफ जो है ना डिफरेंसेस होते हैं। यानी अकाउंटिंग जो है हमारी वो चल रही होती है एक्रूअल बेसिस के ऊपर। एक्रूअल बेसिस कहते हैं यानी जो खर्चे अभी हमने किए नहीं हैं लेकिन हमारे ऊपर वो लागू हो चुके हैं, यानी हमने उनकी पेमेंट करनी है, तो इस तरीके के जो खर्च होते हैं वो भी हम अकाउंटिंग में ले रहे होते हैं। जबकि टैक्स के अंदर क्या जो अकाउंटिंग है, टैक्स की अकाउंटिंग ये कहती है कि जो आपने ख़र्चा एक्चुअल में कर दिया, यानी जो आपने अपनी जेब से पैसे लगा दिए, जो कि रियलाइज़ हो चुके हैं, जो कि वजूद में आ चुके हैं, हो चुके हैं, वही आपने रिकॉर्ड करने हैं और वही टैक्स वाला एक्सपेंस मानेगा। तो इसीलिए जो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एक फ़िगर देख रहे होते हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होने के बाद हम जो है वो इन कंपनी की टैक्सेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ कि जो टैक्स के अंदर हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही होती है, तो उससे पहले हमें एक टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस जो है वो स्लाइड के अंदर या इस जो मैं आपको एफबीआर की वेबसाइट पे लेके गया हूँ, इसके अंदर इनकम टैक्स के इसी तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कि क्योंकि देखें जो हमारा चैप्टर 3 है जो कि इंस्पेक्टर जनरल रेवेन्यू ने हमें सिलेबस के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर प्रोसीजर्स बहुत सारे हैं। उसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं, हेड्स बताए गए हैं, उसके प्रोसीजर्स बताए गए हैं, उसके अलावा किस तरीके से हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स रेट किस तरह यूज़ होंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक बता दूँ ताकि वो लोग जो कि इनकम टैक्स से इतने जिनको नहीं पता या उन्होंने प्रैक्टिकली काम नहीं किया हुआ या उनकी जो नॉलेज है वो इस तरीके की नहीं है कि वो एकदम चैप्टर 3 के ऊपर जाके उसको समझ सकें। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको जो पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बेसिक्स हैं उनसे गो थ्रू करवा दूं, उनसे आपको ओवरव्यू दे दूं, ताकि जब आप ख़ुद तौर पे अपने सेल्फ स्टडी करेंगे चैप्टर 3 की, तो आई होप कि इस वीडियो के सुनने के बाद आपको वहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होंगी। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से ये करूँगा कि जो कि हमने जिस तरीके से मैंने आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी का पूरा डेफिनेशन का जो हमारे एक चैप्टर 2 है, सॉरी चैप्टर 1 है, जिसमें क्लॉज 2 में डेफिनेशंस आ रही होती हैं, तो डेफिनेशंस को मैंने आपको एक एक करके बताया था कि किस तरीके से आपने डेफिनेशन पढ़नी है, और डेफिनेशन के अंदर कहीं अगर रेफरेंस दिया हुआ है सेक्शंस का या किसी और शेड्यूल्स का, तो आपने उसको क्रॉस रेफर करके उसी वक्त जो है आपने उस चीज़ को क्लियर कर लेना है, रादर दैन कि आपने उसको होल्ड नहीं करना है। आपने उसको ऐसा नहीं करना है कि आपने डेफिनेशन पढ़ने के बाद वो शेड्यूल और सेक्शन पे नहीं गए, आप आगे चले गए, तो फिर वो चीज़ जो है वो शायद आपको क्लियर ना हो। तो इसी तरीके से क्योंकि इंस्पेक्टर जनरल रेवेन्यू के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं चैप्टर 3 से ही स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन इनकम टैक्स की जो बेसिक्स हैं वो बताना मेरे लिए इसलिए लाजिम है ताकि जब मैं चैप्टर 3 को स्टार्ट करवाऊंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ हो रही होंगी या उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे होंगे और हम देख रहे होंगे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों को कोई इसी किस्म का इशू नहीं आएगा। तो हमें स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो इसने कॉन्सेप्ट बताया वो बताया टैक्सेबल इनकम का। ये कहता है कि टैक्सेबल इनकम मींस टोटल इनकम रिड्यूस्ड बाय डोनेशंस क्वालिफाइंग स्ट्रेट फॉर डिडक्शंस
एंड सर्टेन डिडक्टेबल अलाउंसेस। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना हमारा एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जो है एक सिग्निफिकेंस है, वो इस वजह से कि इनकम टैक्स जो है ना बेसिकली देखें टैक्स होता क्या है, टैक्स की जो एप्लीकेबिलिटी है ना वो होती है रेट के थ्रू। मिसाल के तौर पे अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ, चलें एक ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसका जो टोटल इनकम है वो है 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये उसकी टोटल इनकम है और उसने कुछ खर्चे किए, फॉर एग्जांपल 60 रुपये के खर्चे किए, तो उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ रहा है, उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 40। तो 40 जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो भी टैक्स रेट है कंपनी का, वो ज़ाहिर है हम जब अपना ऑर्डिनेंस पढ़ रहे होंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपनीज़ का अलग रेट है और वो कहाँ पे मौजूद है हमारे इनकम टैक्स के अंदर। यहाँ पे मैं आपको मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि 30% रेट है, तो जो हमारा 40 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, उसके ऊपर हम 30% रेट लगाएंगे टैक्स रेट का, और हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है लेकिन फिर भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 12 बनेगी, ठीक है। तो अगर 40 का हम 30% जो है हमने निकालते हैं तो हमारा बनता है 12 हमारी बनती है टैक्स लायबिलिटी अकाउंटिंग के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम का एक वर्ड है ना, देखें टैक्सेबल इनकम का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि अकाउंटिंग जो इनकम हमने कैलकुलेट की है या कंपनी ए ने जो अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट की है उसके अंदर उन्होंने कुछ मैनिपुलेशंस की हों, यानी कुछ ऐसी सेल्स रिकॉर्ड की हों अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा करने के लिए कि जो कि सेल टैक्स के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, या उन्होंने कुछ इस तरीके के एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दिए जो कि टैक्स के हिसाब से नहीं होने चाहिए। यानी टैक्स के अंदर कुछ, ज़ाहिर सी बात है टैक्स के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है टैक्स का, उसका सॉरी अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस के ऊपर हो रही होती है, तो वहाँ पे अकाउंटेंट के पास या मैनेजमेंट के पास ये एक चांस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अकाउंटिंग को या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मोल्ड करके एक फाइनेंशियल रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन जो टैक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, टैक्सेशन का जो एक निज़ाम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। टैक्सेशन ये कहता है कि जो खर्चे आपने एक्चुअल में कर दिए हैं आपने वही रिकॉर्ड करने हैं, या वो इनकम जो आपने एक्चुअल में रिसीव कर ली है उसी के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली ये कहता है कि आपने अकाउंटिंग इनकम के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, वो एडजस्टमेंट्स जो कि टैक्स वाले अलाउ करते हैं या डिसअलाउ करते हैं। मिसाल के तौर पे डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, तो डेप्रिसिएशन जो है अकाउंटिंग वाला रिकॉर्ड करता है मिसाल के तौर पे 10 रुपये, ठीक है, और वो एक एस्टिमेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से टैक्स वाला कहता है कि नहीं, अकाउंट जो आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है 10 रुपये की, वो 10 रुपये की नहीं बल्कि 5 रुपये की होनी चाहिए। तो अब होता क्या है कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपने अकाउंटिंग इनकम को दोबारा ऐड करना होता है अपने रेवेन्यू के अंदर, और टैक्स इनकम को लेस करना होता है। देयरफॉर आपका जो जो टैक्सेबल इनकम आएगी, वैल्यू आएगी, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है, एफबीआई की वेबसाइट हमें बताती है कि टैक्सेबल इनकम मींस टोटल इनकम रिड्यूस्ड बाय डोनेशंस क्वालिफाइंग स्ट्रेट फॉर डिडक्शंस एंड सर्टेन डिडक्टेबल अलाउंस। देखें बेसिकली यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट और हमें इंट्रोड्यूस करा रहा है। पहली चीज़ तो ये कि टोटल इनकम, पहले आपको टोटल इनकम बता देता हूँ फिर आपको टैक्सेबल इनकम को जो है प्रॉपर्ली समझा सकूँगा। देखिए टोटल इनकम यहाँ पे कहता है, टोटल इनकम इज़ द एग्रीगेट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ हेड ऑफ इनकम है। हेड ऑफ इनकम समझ लें कि मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं, कैटेगरी बनाई हुई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कि कौन सी जो इनकम है वो किस कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पे हेड ऑफ इनकम का ये मतलब है। तो ये कहता है कि जो हेड ऑफ इनकम के अंदर आपने इनकम कमाई है और वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से वाकई इनकम है। कुछ ऐसी इनकम भी होती हैं जो कि इनकम की डेफिनेशन में नहीं आती लेकिन वो अकाउंटिंग के लिए इनकम होती है। तो यहाँ पे कहता है कि वो इनकम की बात हो रही है जो कि चार्जेबल टू टैक्स हैं। देखें आप इसको, पहले आप पढ़ें इसको, ठीक है। टोटल इनकम इज़ एग्रीगेट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यानी वो इनकम उनका एग्रीगेशन या उनका क्या, मैं आपको आसानी से समझाऊँ तो उसका मतलब ये है कि अगर आप तमाम टोटल इनकम को ऐड करें, तमाम टोटल इनकम को जमा करें, और वो इनकम जो कि वाकई चार्जेबल टू टैक्स है अंडर ईच हेड ऑफ इनकम, यानी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उन सब
कैटेगरी का आपने एक सम किया, उन सबको प्लस करने के बाद जो आपकी इनकम निकल रही है उसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। ठीक है, अब दोबारा टैक्सेबल इनकम पे आ जाते हैं। तो टैक्सेबल इनकम ये कहती है कि टैक्सेबल इनकम मींस टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम ये कि तमाम कैटेगरीज़ को जब आप सम कर लेंगे, उनका प्लस कर लेंगे, वो अमाउंट जो होगा उसको टोटल इनकम करेंगे। रिड्यूस बाय डोनेशंस, यानी उस अमाउंट को हमने रिड्यूस करना है। डोनेशंस क्वालिफाइंग स्टेट फॉर डिडक्शंस, यानी जो भी आप डोनेट करते हैं, ठीक है, डोनेशंस का भी एक अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंप्लीफिकेशन के साथ बता रहा हूँ कि जो भी पर्सन कोई डोनेशन देता है किसी भी इदारे को, कौन से इदारे को, जो कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने वाकई उसको अपने पास रजिस्टर किया हुआ है, उस इदारे को अगर आपने कोई डोनेशन दी है, ठीक है, और वो अप्रूव भी हो जाती है, तो आप उसको अपनी टोटल इनकम से लेस कर सकते हैं। तो अगर आप उसको लेस करेंगे तो वो आपके पास टैक्सेबल इनकम का एक पार्ट आ जाएगा। उसके बाद ये कहता है एंड सर्टन डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंस जो हैं वो अलाउंस होते हैं जो कि आप अपनी टोटल इनकम से निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल इनकम आपका सबसे मेन पॉइंट आएगा, मतलब टोटल इनकम आपका तमाम कैटेगरीज़ का जो सम होगा, तमाम कैटेगरी का प्लस करेंगे। मैं मिसाल के तौर पे आपको नंबरिंग के हिसाब से समझा देता हूँ कि टोटल हमारे पास 5 हेड ऑफ इनकम है। हम आगे जाके देखेंगे भी, यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन के समझा रहा हूँ कि टोटल हेड का हमारे पास 100 रुपये बन रहा है, और डिडक्टेबल अलाउंस जो है हमारा वो बन रहा है फॉर एग्जांपल 20 रुपये। यानी 20 रुपये के हमने ऐसे खर्चे करे हैं कि जो कि टैक्स वाला हमें कह रहा है कि आप अपनी टोटल इनकम से निकाल सकते हो। तो अब जो अमाउंट हमारे पास बचेगा 80 रुपीज़ का, वो होगा हमारा टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम 100 रुपये, उसके बाद हमने डोनेशंस और डिडक्टेबल अलाउंस, ये टोटल दोनों अमाउंट मिला के बन रहा है 20 रुपये। तो ये वो खर्चे हैं जो टैक्स वाला हमें कहता है कि आप अपनी टोटल इनकम से लेस कर सकते हो, यानी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो हमने ज़ाहिर सी बात है, जब टैक्स नहीं लगेगा तो अपनी जो टोटल हमारा आमदनी उसमें से हम ये लेस कर देंगे, और 20 रुपये हमने ये लेस करने के बाद जो हमारा 80 रुपये का अमाउंट बच रहा है वो हमारा हो गया आपका टैक्सेबल इनकम। यानी अब जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने जो भी हमारा रेट हमारे ऊपर एप्लीकेबल किया हुआ है, मिसाल के तौर पर कंपनी पे अगर 30% का रेट एप्लीकेबल किया हुआ है, तो कंपनी के ऊपर अब 80 रुपये के ऊपर जो है वो आपका टैक्स रेट लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो 100 रुपये कमाए उसके ऊपर पूरे पे लग जाए, नहीं, आपने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी किए होंगे जो कि टैक्स वाला कहता है कि आपने इनको लेस कर देना है, और उसने अलाउ किया है, जिसको वो डिडक्टेबल अलाउंस या डोनेशंस भी कह रहा है। ठीक है, तो आपने वो लेस करने के बाद जो आपका अमाउंट बच रहा है, फॉर एग्जांपल मेरी मिसाल के अंदर 80 रुपीज़ बच रहा था, तो उन 80 रुपीज़ को अब आपने उसके ऊपर टैक्स रेट लगाना है, जो कि 30% मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि भाई आपने 80 के ऊपर 30% का टैक्स लगाना है, तो ये अमाउंट बनेगा आपका 24। ठीक है, तो आपकी जो फॉर द ईयर की लाइबिलिटी आएगी, फॉर द ईयर का जो आपका इनकम टैक्स बनेगा वो बनेगा 24 रुपये। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो गए होंगे। अब मैं चलता हूँ हेड ऑफ़ इनकम की तरफ। यानी हेड ऑफ़ इनकम वो कैटेगरीज़ हैं, वो डिफरेंट उसने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने हमें हेड्स बताए हुए हैं, जिनके अंदर हमारी जो भी इनकम होगी वो क्लासीफाई हो रही होगी। यानी ये जो 5 डिफरेंट सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी जो भी इनकम किसी भी पर्सन की होगी वो इन 5 हेड के अंदर ही आएगी, इसके अलावा बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो जो भी इनकम है पाकिस्तान में, जो भी लोग पैसे कमा रहे हैं किसी भी तरीके से, वो इन 5 ही हेड्स के अंदर आ सकते हैं, इसके अलावा बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतने ज़्यादा ब्रॉड टर्म्स हैं, इतनी ज़्यादा इनको वसअत दी गई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कि जो भी इनकम हम जनरेट कर रहे होते हैं वो इन 5 के अंदर कहीं ना कहीं फॉल कर रही होगी। ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑल इनकम्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 हेड्स। ठीक है, जितनी भी इनकम्स हैं उनको 5 हेड्स के अंदर 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। तो पहली कैटेगरी हमारे पास आती है सैलरी। ये तो आप सबको मालूम होगा कि जो सैलरी होती है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको जो एम्प्लॉई है उसको एक अमाउंट देगा, तो वो जो अमाउंट मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो आपको क्या कहते हैं, उसको सैलरी। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर रेंट की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। इन तमाम हेड्स को हम प्रॉपर्ली देख रहे होंगे जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, एक एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ, कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो आप तक पहुँच जाए। दूसरा हमारे पास आता था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी जो भी हमारी लैंड या बिल्डिंग से जो भी हम रेंट कमा रहे हैं वो हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाएगा।
तीसरा जो सबसे बड़ा हेड है वो है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, यह बिज़नेस का जो एक वर्ड है ना, बिज़नेस के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, यानी स्पेकुलेशन बिजनेस भी आता है और नॉर्मल बिजनेस भी आता है। ठीक है, स्पेकुलेशन के अंदर डिफरेंट बिजनेसेस आते हैं, नॉर्मल बिजनेस बेतहाशा हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने जो कैटेगरी बनाई है वो इतनी ब्रॉड बनाई है कि इसमें तमाम तर जितने भी बिजनेसेस हैं ना, जो भी आप नाम ले सकते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि एक तो हमारा नॉर्मल बिजनेस होता है जो कि हमने अब कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बाद हम कुछ खर्चे करते हैं, खर्चे करने के बाद हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं और एक पूरा साइकिल हमारा चल रहा होता है। उसके बाद जाके हम कुछ इनकम कमाते हैं और फिर उस इनकम के ऊपर हमारा टैक्स बन रहा होता है। कैपिटल गेन जो है ना, एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। वो ये कि कोई भी ऐसे एसेट्स आपके पास रखे हुए हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको सबसे ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो आपको याद रहेगी। वो ये कि जो घरों में ज्वेलरीज होती हैं, ठीक है, घरों में जो हमारी अम्मियों की जो ज्वेलरीज होती हैं वो हम रखते हैं, वो इसकी कोई वजह होती है ना। ठीक है, उसकी कोई वजह होती है क्यों रखते हैं, क्यों फॉर एग्जांपल जो लोग अपनी बेटियों को देते हैं अपने जहेज़ के अंदर फॉर एग्जांपल, तो उसकी कोई वजह होती होगी, उसकी कोई वैल्यू होती होगी ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो कैपिटल गेन का एक कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी वजह से है कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं कि जिनका कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर तो कोई काम नहीं होता। यानी अगर किसी ने कोई सोना लेके रख दिया तो वो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन उस एक पर्टिकुलर मटेरियल की, उस पर्टिकुलर चीज़ की एक वैल्यू है। ठीक है, तो अब जब आपने मिसाल के तौर पर हमारी वालदा ने कोई भी सोने की चीज़ ख़रीदी लाख रुपए की, 90, मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि भाई 1990 के अंदर लाख रुपए की चीज़ ख़रीदी। अब 2021 के अंदर अगर वो सेल करेंगी तो क्या वो लाख रुपए की बिकेगी? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। उस ज़माने में अगर वो लाख रुपए की थी तो वो आज कम से कम जो है वो 20-22 लाख रुपए की चीज़ होगी यकीनन। ठीक है, तो अब जब वो इस चीज़ को सेल करने जाएंगे मार्केट में तो क्या आपको लगता है कि वो प्रॉफिट है? ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल प्रॉफिट तो है लेकिन वो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, क्योंकि आपकी वालदा का ये काम रोज़ का नहीं है। वो वन ऑफ चीज़ सेल कर रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से ना वो उनकी प्रॉपर्टी है, ना वो उसको रेंट पे देती हैं। ठीक है, ना ही वो उनकी सैलरी है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है कि कैपिटल गेन के अंदर कुछ ऐसे एसेट्स आते हैं कि जो हमने रखे हुए होते हैं, तो जब हमने परचेज़ किए होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, लेकिन वो हमारा बिजनेस नहीं होता, ना वो हमारी सैलरी होती है। लेकिन जब हम उनको बेचने के लिए जाते हैं तो तब जाके हमें कुछ प्रॉफिट बनता है। तो जब उस जो प्राइस चेंज का जो डिफरेंस की वजह से हमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो आएगा हमारा कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है सर, उसके बाद हम चलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब देखें, ये तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है कि चार तो इसने डिफरेंट जो हमें ब्रॉड कैटेगरीज बताई हैं, यानी सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेन, ये बहुत स्पेसिफाई कर दिया इसने, ये बता दिया। तो अब कुछ ऐसी इनकम्स भी हो सकती हैं कि जो कि इन चार कैटेगरीज में नहीं आती, तो वो कौन सी किस कैटेगरी में जाएंगी? पांचवी कैटेगरी में। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर वो तमाम तर इनकम चली जाएंगी जो कि इन चार जो हमारे हेड ऑफ इनकम है इसमें नहीं जाती। ठीक है सर, तो यहाँ पे हमारे हेड ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए हैं। ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अब सिर्फ आपको देने का मकसद है यहाँ पे। लेकिन इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं और किस तरीके से टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, टैक्सेबल इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, टोटल इनकम किस तरह कैलकुलेट होती है, तमाम तरह जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 में देख रहे होंगे। इसलिए चैप्टर 3 को जो FBR ने हमें सिलेबस में प्रोवाइड करने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि हम तमाम जो हमारे हेड ऑफ इनकम है उससे हमें प्रॉपर एक इंटरेक्शन हो जाए, उसको पता हो आपको कि पाकिस्तान में किस किस तरह से इनकम कमाई जा सकती हैं और उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं रेजिडेंट के ऊपर। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, रेजिडेंट जो है उसको एक तो नॉर्मल इसका जो अगर हम डेफिनेशन देखें, जनरल डेफिनेशन मतलब होता है रिहायशी, रेजिडेंट मतलब रिहायशी। लेकिन टैक्स के लिए ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। टैक्स वाला कहता है कि एन इंडिविजुअल इज़ अ रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल आदमी, वो आदमी जो कि लिविंग बीइंग है। ठीक है, टैक्स के अंदर जो इंडिविजुअल का मतलब है वो है ज़िंदा इंसान। यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे ज़िंदा इंसान की बात हो रही है कि एन इंडिविजुअल इज़ रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर। ठीक है, एक टैक्स ईयर के लिए। टैक्स ईयर क्या है? टैक्स ईयर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि टैक्स ईयर भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनकम टैक्स में जो हमारी टैक्स की
कैलकुलेशन होती है वो एक टैक्स ईयर के लिए होती है, और टैक्स ईयर हमारा एक वो पीरियड है कि जिसके अंदर जो भी आपने इनकम कमाई है, जो भी एक्सपेंडिचर्स करे हैं, वो ही रेलेवेंट होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। चलें सर, यहाँ पे आपको टैक्स ईयर की डेफिनेशन बता देता हूँ पहले। टैक्स ईयर का मतलब है कि इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। पहला कॉन्सेप्ट 12 मंथ्स का पीरियड होता है। कब स्टार्ट होता है? एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून, यानी 30 जून को वो जो 12 मंथ का पीरियड है ख़त्म होता है। तो अगर आप 30 जून से पीछे चले जाएँ 12 मंथ, तो आप कहाँ जाके खड़े होंगे? 1 जुलाई पे। तो कोई भी ईयर ले लें, मिसाल के तौर पे मैं 2021 लेता हूँ कि 2021 30 जून 2021 का जो स्टार्ट हुआ होगा टैक्स ईयर का, वो कहाँ हुआ होगा? 1 जुलाई 2020 में। फिर ये कहता है कि दैट द फाइनेंशियल ईयर एंड इज़ डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल्स। तो ये आपको बता देता हूँ एक फॉर एग्जांपल, टैक्स ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 30 जून 2018 shall be denoted by the calendar year 2018 and the period of 12 months from 1 July 2018 to 30 June 2019 shall be denoted by calendar year 2019. It is called normal tax year. देखें अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारा जो टैक्स ईयर है, पहली बात तो ये है कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है? नेक्स्ट ईयर के 30 जून पे। अब कौन से पीरियड का टैक्स ईयर है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि टैक्स ईयर हमारा कौन से ईयर का है, तो आप उसकी जो भी टैक्सेशन के रेट्स हैं वो किस तरह अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से जो उसके अंदर चेंजेस आई हैं वो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। तो टैक्स ईयर का जानना आपने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कहता है कि फॉर टैक्स ईयर for the period of 12 months from July 1st 2017 to 30th June 2018 shall be denoted by calendar year. कैलेंडर ईयर। अब समझें इस बात को। यहाँ पे मिसाल दे रहा है ये कि 1 जुलाई 2017 को जो हमारा एक टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ और वो ख़त्म हुआ कब हुआ? जून 30 2018 को। ठीक है, तो इस टैक्स ईयर को, यानी जो 17 में स्टार्ट हुआ और 18 में एंड हुआ, उस टैक्स ईयर का जो नाम होगा वो टैक्स ईयर 2018 होगा। ठीक है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका आपको दे देता हूँ मैं। सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपका टैक्स ईयर एंड हो रहा है ना, यानी आपका टैक्स ईयर जहाँ ख़त्म हो रहा है, आपका जो जुलाई 2017 की बात कर लेता हूँ, 2017 को जो टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है वो ख़त्म कब हो रहा है? अगले साल यानी 18 में। तो आपका टैक्स ईयर ऑटोमेटिकली कौन सा होगा? टैक्स ईयर 2018। इसी तरीके से अगर मैं 21 की बात करता हूँ, तो जो हमारा टैक्स ईयर 1 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुआ वो ख़त्म कब हुआ? 30 जून 2021 को। तो 1 जुलाई 2020 को जो स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ हमारा 21 में, तो उसका टैक्स ईयर ऑटोमेटिकली बन जाएगा टैक्स ईयर 2021। ठीक है, तो अब आप अपने तौर पे कोई से भी टैक्स रेट उठा लें, तो जो जिस कैलेंडर ईयर के अंदर जो आपका टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है ना, वो आपका क्या बन जाएगा? क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, यानी टैक्स ईयर की जो भी उसके अंदर ईयर यूज़ होगा वो आपका वो यूज़ होगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या बोला है सर? स्पेशल टैक्स ईयर ये है कि मींस एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। यहाँ पे देखें एनी पीरियड आ रहा है, यहाँ पे एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंड इज़ डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। सर कुछ समझ आया आपको? देखिए यहाँ पे कह रहा है, मैं आपको पढ़ा के समझा देता हूँ पूरा। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम 1 January 2017 to December 31st 2017 shall be denoted by the calendar year 2018 and the period of 12 months from October 1st 2017 to the September 30th 2018 shall be denoted by the calendar year 2019। ये क्या? देखें कुछ ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं। देखिए सब कंपनीज तो सीधी नहीं होती ना, कि वो कहते हैं कि ठीक है जब टैक्स वाला अपना जो ईयर है वो स्टार्ट कर रहा है 1 जुलाई से, तो हम भी जो है बिल्कुल बकरी की तरह से 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे और 30 जून पे ऐड करेंगे, ताकि हमें भी आसानी हो और टैक्स वालों को भी आसानी हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। लोकल कंपनीज़ तो हो सकता है 90% इसी तरीके से चलती हों, लेकिन जो हमारी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का डिफरेंट टैक्स ईयर होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, हमारा जो टैक्स ईयर है वो तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन
मिसाल के तौर पे कोई लंदन के अंदर कोई कंपनी है जिसका टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है जनवरी के अंदर, वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं तो अब जो यहाँ पे उनकी फ्रेंचाइज़ होगी तो फ्रेंचाइज़ कहेगी सर हम तो आपका जो पाकिस्तान का टैक्स ईयर है उसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जब रिटर्न्स भर रहे होते हैं अपने लंदन के लिए या हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं कंसोलिडेशन के लिए, तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होती है, मसला आता है उसके अंदर। तो हम जो अपना फाइनेंशियल ईयर है, यानी जो कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी वो बनाएगी 1 जनवरी से 2000 फॉर एग्जांपल 17 से और 31 दिसंबर तक, यानी कैलेंडर ईयर को फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। अब उस केस के अंदर आप कौन सा टैक्स ईयर लेंगे? तो यहाँ पे स्पेशल टैक्स का एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि अगर आपका जो कंपनी का टैक्स, कंपनी का जो ईयर है, यानी कंपनी का जो ऑपरेशंस का ईयर है, वो अगर तो बिल्कुल ही टैक्स के बराबर है, यानी 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 30 जून को एंड हो रहा है, यानी बिल्कुल टैक्स ईयर के साथ साथ चल रहा है, तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर है। लेकिन अगर आपका जो कंपनी का जो क्या कह सकते हैं हम के ऑपरेशनल ईयर है, कंपनी का जो फिस्कल ईयर है, वो अगर अदर देन 1 जुलाई से ख़त्म हो रहा है और अदर देन 30 जून को ख़त्म हो रहा है, तो वो आपका स्पेशल टैक्स ईयर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है मीन्स एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंड इज़ डोनेटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स, ठीक है। अब सुने, ये कह रहा है कि जो आपका स्पेशल टैक्स ईयर है ना, वो कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगा, ठीक है, वो कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कह रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसी कंपनी है जिसका जो ऑपरेशन का पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को 2017 को और ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को, यानी 2017 के अंदर ही उसका पूरा 12 महीने ख़त्म हो रहे हैं। अब आप कौन सा टैक्स ईयर लेंगे? तो अब सुने मेरी बात, यहाँ पे हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो 31 दिसंबर है वो कहाँ फॉल कर रहा है सर, वो कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? 31 दिसंबर हमारा फॉल कर रहा है टैक्स ईयर 2018 में, क्योंकि हमने भी जाना था कि 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक जो हमारा टैक्स ईयर होगा, जो भी ऑपरेशंस होंगे वो कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेंगे? 2018 में। तो इसी तरह से क्योंकि कंपनी का जो टैक्स ईयर है, वो जो कंपनी का ऑपरेशनल ईयर है वो ख़त्म हो रहा है कहाँ पे? 2017 में। तो 2017 का जो टाइम है वो किसके बीच में आ रहा है, कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर के बीच में आ रहा है? वो आ रहा है 2018 टैक्स ईयर के बीच में, क्योंकि 2018 का जो टैक्स ईयर है वो 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक है, ठीक है। तो 31 दिसंबर उसके दरमियान फॉल कर रहा है और इसीलिए जो इसका टैक्स ईयर होगा वो कौन सा होगा? 2018 का, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टैक्स ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी समझा। नॉर्मल टैक्स ईयर होता है हमारे पास, 2 टैक्स ईयर्स होते हैं। एक नॉर्मल टैक्स ईयर होता है जो कि स्टार्ट होता है हमारा 1 जुलाई से और ख़त्म होता है हमारा 30 जून को नेक्स्ट ईयर। और दूसरा टैक्स ईयर हमारे पास होता है स्पेशल टैक्स ईयर, जो कि स्टार्ट होता है हमारा कब से, कभी भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो उसका एंडिंग पीरियड होती है ना, एंडिंग पीरियड पे हम ये देखेंगे कि वो उसका एंडिंग पीरियड कहाँ फॉल कर रहा है और कहाँ फॉल करने के बाद वो कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में आ रहा है। तो फिर हम उसी नॉर्मल टैक्स ईयर का जो भी रेट्स वगैरह हैं और बाकी उसकी जो रूल्स हैं वो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेड ऑफ इनकम मैं बता चुका था। अब आ जाएं रेजिडेंट के ऊपर। रेजिडेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे आपको बताया कि एन इंडिविजुअल इज़ रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर, ठीक है। अब यहाँ टैक्स ईयर का मतलब आपको पता है कौन सा? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। अगर कोई भी किसी भी किस्म की यहाँ पे टैक्स ईयर के अंदर बताता नहीं है कि वो स्पेशल टैक्स ईयर है, तब तक हम जब भी टैक्स ईयर का वर्ड यूज़ होगा ना, जब भी यूज़ होगा आप उसको समझोगे 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। वरना अगर स्पेशल टैक्स ईयर होगा तो वो आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि ये स्पेशल टैक्स ईयर है। वरना जहाँ भी टैक्स ईयर का वर्ड यूज़ हो, आप ये समझ जाएँ कि 1 जुलाई से बात हो रही है कहाँ तक? नेक्स्ट ईयर के 30 जून तक। फिर ये कह रहा है कि if the individual is present in Pakistan for a period amounting to in aggregate 183 days or more in a tax year। एक जो टैक्स ईयर होता है ना उसके अंदर 365 डेज़ होते हैं, ठीक है। एक साल में 365 दिन होते हैं। तो अगर कोई भी शख्स जिंदा आदमी 183 दिन यानी 183 डेज़ या उससे ज़्यादा तक पाकिस्तान में मौजूद रहेगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। और रेजिडेंट के ऊपर
क्या क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हम देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट जानना है कि वो इंसान जो कि पाकिस्तान में 183 दिन से ज़्यादा रह रहा है टैक्स ईयर के अंदर, याद रहे टैक्स ईयर में, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के दरमियान अगर 183 दिन तक वो मौजूद रहेगा पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर वो रेजिडेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके बाद कहता है इस प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ और पीरियड्स अमाउंटिंग टू एन एग्रीगेट 120 days or more in a tax year and in the 4 preceding tax years has been in Pakistan for a period of or amounting to an aggregate 365 days or more। ये एक स्पेशल केस है जिसके अंदर ये कहता है कि आपका जो फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट उसके अंदर देखा कि हमारे पास जो भी इंडिविजुअल है वो 183 डेज़ तक रहेगा पाकिस्तान में, तो वो हमारा रेजिडेंट होगा। दूसरे केस में ये कहता है कि भाई अगर आप कोई पर्सन ऐसा है जो कि 120 डेज़ या उससे ज़्यादा तक रहेगा, वो भी रेजिडेंट होगा। लेकिन वो किस केस के अंदर कि इन द 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, यानी पिछले 4 टैक्स ईयर्स के अंदर हैज़ बीन इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी पिछले 4 टैक्स ईयर्स के अंदर वो पाकिस्तान में रहा हो। कितने टाइम के लिए? फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग टू इन एग्रीगेट, यानी किसी एक साल मतलब पिछले 4 सालों में, किसी भी एक साल में, या पिछले 4 सालों का अगर हम टोटल निकाल लें उसका स्टे पाकिस्तान में, तो वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 365 डेज़ और मोर। समझ आ रही बात? देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे 2021 के अंदर कोई पर्सन है जो कि पाकिस्तान में 120 दिन तक, 183 दिन नहीं, 120 दिन तक पाकिस्तान में है, तो क्या वो रेजिडेंट है? क्या वो प्रेसिडेंट है? नहीं। देखें अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि पॉइंट 1 में तो ये कह रहा है कि अगर 183 दिन तो उसने पाकिस्तान में गुजारे तो वो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट बन गया। लेकिन अगर पहली जो कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं होती, यानी कोई ऐसा पर्सन है जो कि पाकिस्तान में 125 दिन तक रह रहा है, तो क्या वो पॉइंट 1 के हिसाब से रेजिडेंट है? नहीं। तो अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ जाती है कि अगर वो पिछले 4 टैक्स ईयर के अंदर, टोटल 365 दिन या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ज़बरदस्त कानून है, क्योंकि अगर पिछले 4 सालों में 365 डेज़ या ज़्यादा पाकिस्तान में स्टे कर चुका है और इस साल यानी करंट टैक्स ईयर के अंदर 120 दिन उसने एक्सीड कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका रेजिडेंट बन जाएगा। और उसके ऊपर जो टैक्सेबिलिटी है जो भी है, यानी उसकी कौन सी सोर्स ऑफ इनकम, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम और दूसरी जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि सोर्सेज भी डिफरेंट होती हैं ना। कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो पाकिस्तान में कमा रहा है, कुछ ऐसी होती हैं जो बाहर से कमा रहा है। तो यहाँ पे रेजिडेंट का जो स्टेटस देने का कोई ना कोई तो मतलब होगा ना, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझने की ज़रूरत है, पहली कंडीशन कौन सी है कि 183 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो पाकिस्तान में गुजारा हो टैक्स ईयर में, या अगर 183 डेज़ का टैक्स टाइम ना गुजारा हो, 120 डेज़ गुजारे हों या उससे ज़्यादा गुजारे हों। फिर हम ये देखेंगे कि क्या पिछले 4 सालों के अंदर उसने 365 डेज़ या तो किसी एक साल के अंदर या चारों सालों के अंदर, फॉर एग्जांपल एक 365 को अगर हम डिवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल 4 साल से, तो वो हमारे पास अमाउंट बन रहा है कुछ 91 डेज़ का। ठीक है, तो पिछले 4 सालों में वो 92 डेज़ जो ना, हर साल 92 डेज़ रहा है, तो उसको अगर हम टोटल करेंगे तो वो हमारे पास 365 डेज़ या उससे ज़्यादा बन जाएगा। तो अगर 365 डेज़ तक रहा है तो वो फिर हमारा ऑटोमेटिकली रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आता है इज़ एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। ज़बरदस्त बात है। कुछ हमारे ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान से तो बाहर होते हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान से तो बाहर होते हैं लेकिन वो रेजिडेंट होंगे। ये ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये इस तरीके से होता है कि कुछ फॉरेन हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं ना, यानी पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी एम्बेसडर है, पाकिस्तान का इंडिया में भी एम्बेसडर है, पाकिस्तान का ईरान में भी एम्बेसडर है, यूएस में है, यूके में है, उन तमाम कंट्रीज़ के अंदर है जहाँ पे पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस सक्सेसफुल हैं और वहाँ पे हमारी जो एम्बेसीज़ हैं, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद अपने बलबूते पे तो नहीं कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान ने उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ भेजा हुआ है। यानी पाकिस्तानी हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको अपने पेरोल पर रखा हुआ है, पाकिस्तान के वो एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर या ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है, पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर, तो वो भी भले वो काम तो बाहर कर रहा है लेकिन वो पाकिस्तान के लिए टैक्स के लिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए रेजिडेंट है। अब आ जाए सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज़ अ रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन दैट ईयर। देखें, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मैंने आपको बताया था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का वर्ड अगेन यहाँ पे नीचे डेफिनेशन भी आएगी। पर्सन का वर्ड मैं आपको हर अपनी जो भी वीडियो होती है उसके अंदर जब पर्सन का वर्ड आता है तो मैं आपको याद भी दिलाता हूँ कि
पर्सन का मतलब सिंगल बंदा नहीं होता, इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि कंपनी भी हो सकती है या गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे कहता है कि अगर कोई ऐसी एसोसिएशन है पर्सन के दरमियान, वो कब रेजिडेंट होगी, कब रेजिडेंट उसको मानेंगे, उस वक्त मानेंगे जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है ना, उसकी जो ऑपरेशन है उसके हिसाब से सिचुएट कर रहा है पाकिस्तान में। या तो मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि इंडिविजुअल की बात करता हूँ तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, 3 लोग हैं, ठीक है। और उन्होंने कोई कंपनी खोली, कंपनी का वर्ड मैं यहाँ यूज़ नहीं करता, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई कोई काम करने के लिए, और उसका जो मेन पर्सन है ना, जो तमाम तर चीज़ों को देख रहा होता है, वो मिस्टर ए हैं। मिस्टर ए के पास इतनी नॉलेज है कि वो जो एसोसिएशन उन्होंने बनाई है जिस मकसद के लिए, उसकी जो टेक्निकल नॉलेज है ना, वो सारी मिस्टर ए के पास है। और मिस्टर बी जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वो अमीर हैं, और मिस्टर सी जो हैं वो फ़ारिग हैं, इसलिए जो है वो एसोसिएशन का पार्ट बन गए। तो इन तीनों लोगों में, इन तीनों इंडिविजुअल में सबसे ज़्यादा टेक्निकल और कंट्रोल किसके पास होगा? ज़ाहिर है मिस्टर ए के पास होगा। तो मिस्टर ए ने कहा कि मैं यहाँ पे आप बिज़नेस संभालता हूँ पाकिस्तान में, आप लोग जाएँ बाहर जो है ना लंदन में या यूके वगैरह घूम कर आएँ। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन मौजूद है? मिस्टर ए मौजूद हैं, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी पाकिस्तान में बनी हुई है। तो अब यहाँ पे ऑल्दो एसोसिएशन तो 3 बंदों की है, लेकिन मिस्टर ए जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर है, यानी कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके पास है? मिस्टर ए के पास है। तो यहाँ पे होली और पार्टी का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि अगर वो 2 पर्सन पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, ऑल्दो उनका इंटरेस्ट मौजूद है एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, लेकिन मिस्टर ए के पाकिस्तान में होने से जो आपका जो स्टेटस है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, वो रेजिडेंट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि फिर मिस्टर बी और मिस्टर ए एक टैक्सीयर में आते हैं, वो कहते हैं कि मिस्टर ए आप जो है ना अब आप चले जाएं, और मैं और मिस्टर सी जो है वो ऑपरेशन संभालते हैं। तो मिस्टर ए पहले उनको तरफ देख के हंसते हैं, फिर कहते हैं चलो ठीक है मैं चले जाता हूँ। अब एक टैक्स ईयर के अंदर मिस्टर ए पूरे साल के लिए बाहर चले गए, ठीक है, और मिस्टर बी और मिस्टर सी यहाँ पे, ज़ाहिर है उनको कुछ पता नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान से बाहर चल रहा है, यानी मिस्टर ए संभाल रहे हैं। तो अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो स्टेटस होगा वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन का रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट स्टेटस। अब देखते हैं कंपनी। अ कंपनी इज़ रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ़, यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है। कंपनी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त है डेफिनेशन, आपको इसका पढ़ लीजिएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। यहाँ मैं आपको सिर्फ सिंपली बता देता हूँ कि इसका स्टेटस किस तरह हम देखते हैं कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, आई होप आप लोग अब तक वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद तो इंशाल्लाह हम जब ऑर्डिनेंस देखेंगे तो वहाँ पे जो भी टर्म्स आ रही होंगे देख रहे होंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A company is resident if for a tax year if it is incorporated or formed by under any law in force in Pakistan, यानी पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसे लॉ के तहत अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो या फॉर्म हुई हो तो वो पाकिस्तान में रेजिडेंट का स्टेटस हासिल कर लेगी। उसके बाद कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर, यानी एओपी के अंदर जो हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन पढ़ा था वहाँ पे होली और पार्टली का वर्ड यूज़ हुआ था, ठीक है, होली और पार्टली, लेकिन पाकिस्तान कंपनी के केस के अंदर होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इट इज़ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। कब देखें, अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी के डेफिनेशन में आ जाएगी और वो रेजिडेंट हो जाएगी। नॉन रेजिडेंट की बात की जाए तो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अ कंपनी और एन इंडिविजुअल आर नॉन रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ दे आर नॉट रेजिडेंट। बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन है, बहुत डिफिकल्ट है, यानी अगर रेजिडेंट नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। उसके बाद हमारे पास आता है पाकिस्तान सोर्स इनकम। पाकिस्तान सोर्स इनकम मतलब बहुत नाम से ज़ाहिर है कि वो इनकम जो कि पाकिस्तान में कमाई गई हो, लेकिन फिर भी आपको मैं जो उसकी डेफिनेशन है बताया गया है एफबीआई की वेबसाइट पे आपको बता देता हूँ कि इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 101। जो सेक्शन 101 है हमारा जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम, वो कुछ इस तरीके से बताता है कि इनकम जो आपने जहाँ से कमाई है उसके ऊपर किस तरीके से टैक्स लगेगा। तो सेक्शन 101 उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आपको मैं सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में बता रहा हूँ कि is defined in section 101 of the income tax ordinance 2001, which caters for incomes under different heads and situations. Some of the common Pakistan source income are as under। तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारे पास सैलरी रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान वेरेबर पेड, यानी आपने सैलरी जो रिसीव की है या रिसीवेबल फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट आपने पाकिस्तान में की और आप सैलरी कहीं भी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी पे हो रही है वो सैलरी, लेकिन वो आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। आपने काम पाकिस्तान में किया और सैलरी रिसीव कर रहे हैं बाहर, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो पाकिस्तान के हिसाब से लगेगा, और आपकी जो स्टेटस है, आपकी जो सैलरी का स्टेटस है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगा। पॉइंट 2 कहता है सैलरी पेड
on behalf or of the federal government, a provincial government or a local government in Pakistan wherever the employment is exercised। यानी जिस तरह आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे एम्बेसडर्स होते हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, तो अगर उनको कोई फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है तो वो भी पाकिस्तान सोर्स इनकम ही कहलाएगी। उसके बाद डिविडेंड पेड बाय रेजिडेंट कंपनी, कि रेजिडेंट कंपनी हमने ऊपर देखा कि वो कंपनी जो कि होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान हो, जिसके कंट्रोलर अफेयर्स उसके अलावा पाकिस्तान में बनी हो, इनकॉर्पोरेट या फॉर्म हुई हो, अगर वो रेजिडेंट कंपनी है और वो डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा कि डिविडेंड वो इनकम है, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा जिसके पास शेयर मौजूद है कंपनी का, तो उसके ऊपर उसको कुछ, या तो उसके पास कैपिटल गेन होगा यानी वो कंपनी के शेयर को बेच के कुछ पैसे कमाएगा, या कंपनी अपनी तौर पे जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अमाउंट जो है या शेयर जो हैं वो शेयर होल्डर को देती है, तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो अगर कोई रेजिडेंट कंपनी किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है तो वो भी पाकिस्तान सोर्स इनकम आ जाएगी। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन डेट बाय अ रेजिडेंट पर्सन, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद आपका प्रॉपर्टी और रेंटल इनकम फ्रॉम लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर रेंटल इनकम आप कमा रहे हैं रिलीज़ के थ्रू, तो भी आपका वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। उसके पास पेंशन और एन्यूटी पेड और पेबल बाय अ रेजिडेंट और परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। देखें, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि जिसका मेन जो ऑपरेशन है वो तो बाहर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो ऑपरेशंस कैरी आउट करती है पाकिस्तान के अंदर, तो अगर वो कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन या एन्यूटी दे रही है तो वो जो एम्प्लॉय के पास पेंशन मिल रही है उसको वो पाकिस्तान सोर्स इनकम आ जाएगी। ऑल्दो कंपनी का जो मेन अफेयर्स हैं वो पाकिस्तान के बाहर से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट की एक बात हो रही है। बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपली समझा देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उस कंपनी का जो कि कंपनी बाहर काम करती है उसका कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान में उसकी कोई बिल्डिंग वगैरह ऐसी है जिसके अंदर वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड काम करते हैं और उसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज़ को कोई पेंशन या एन्यूटी वगैरह पे कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। उसके बाद आता है फॉरेन सोर्स इनकम। बहुत डिफ़िकल्ट डेफिनेशन है कि इज़ एनी इनकम विच इज़ नॉट अ पाकिस्तान सोर्स इनकम, यानी वो इनकम जो कि पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है। इसीलिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने पाकिस्तान सोर्स इनकम को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया हुआ है, यानी इसके अंदर तमाम चीज़ें कवर्ड हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इन तमाम डेफिनेशन के अंदर कवर्ड नहीं है तो वो फॉरेन सोर्स इनकम की डेफिनेशन में आ जाएगी। और पर्सन की डेफिनेशन मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो मैं इसको रीड नहीं करूँगा। इसी तरीके से कंपनी की डेफिनेशन भी हम देख चुके थे फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इसने टाइप्स बताई हुई हैं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी अगर हम कंपनी का वर्ड यूज़ करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, कौन कौन सी इसके अंदर डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आप फिर भी कहते हैं तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। इसके अंदर कोई ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ बाकी नहीं रही है, तमाम कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद कोई भी टर्म को एलिब्रेट करूं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।